क्लियरली रिजर्व्ड है भाई, बता करके। इसमें कुछ इम्प्लाइड नहीं है, इसमें कुछ बाय कंडक्ट नहीं है, इसमें आपको बताना। लॉ में यही प्रॉब्लम होती है, बार बार मुंह में सेक्शन ही। अगर सेलर डिलीवरी देने से मना करता है या सेलर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो बायर के पास में भी रेमेडीज। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो हम लोगों का लक्ष्य कहां तक कंप्लीट हुआ? हम लोगों का लक्ष्य इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया। सोगा के हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस शुरू किए, लेकिन अभी सोगा खत्म नहीं हुआ है। अभी सोगा के आज और 50 क्वेश्चंस करेंगे जो सबसे टेक्निकल टॉपिक हैं। उससे ये 50 क्वेश्चंस मैं निकाल करके आया, क्योंकि उसी में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इंप्लाइड कंडीशन, वारंटी, अनपेड सेलर, ओनरशिप, डिलीवरी, ये सारे टेक्निकल टॉपिक हैं सोगा के। तो आज के जो 50 क्वेश्चन है वो उसी पे ही बेस्ड है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, देखते हैं। इंप्लाइड कंडीशन implied condition as to quality और fitness applies when। तो बेटा implied condition जो होती है क्वालिटी और फिटनेस से रिलेटेड, वो कब अप्लाई होती है? पहला ऑप्शन है when buyer relies on seller's skill, ठीक है। goods are branded, buyer inspect goods, goods are second hand। तो यहां पर जो implied condition है रिलेटेड टू क्वालिटी और फिटनेस, तो बेटा ये तब अप्लाई होती है जब बायर सेलर की स्किल के ऊपर भरोसा करता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम अपनी रिक्वायरमेंट को सेलर को बताते हैं और सेलर अपने हिसाब से हमको गुड्स को प्रोवाइड कराता है और हम वहां पर अपने से ज्यादा सेलर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें लग रहा है यार हमसे ज्यादा नॉलेज सेलर के पास में है, तो सेलर जो भी कुछ हमको देगा वो बिल्कुल सही देगा, ठीक है। तो वहां पर हम सेलर के ऊपर भरोसा करके गुड्स को खरीद रहे हैं। तो यहां पर बेटा ऑप्शन होना चाहिए जब बायर सेलर की स्किल के ऊपर भरोसा करता है। जब बायर रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल, तो वहां पर इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई होती है। अब अगर गुड्स क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से सही नहीं है तो बायर के पास में पूरा राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और अपने पैसों की डिमांड भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंप्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रेंसेस। इंप्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए। हम जो भी गुड्स को खरीद रहे हैं वो गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए। उन गुड्स पर किसी भी तरीके का चार्ज, किसी भी तरीके का लोन, लीन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, फिट फॉर पर्पस, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। तो आंसर विल बी सी। आगे देखने की जरूरत ही नहीं। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट, कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई व्हेन। तो यानी कि कैवेट एम्प्टर कब अप्लाई नहीं होता है? व्हेन बायर एग्जामिन द गुड्स, जहां पर बायर ने गुड्स को एग्जामिन करके लिया है। सेलर कंसील्स डिफेक्ट, बायर इज नेग्लिजेंट और गुड्स आर चीप। तो बेटा अगर सेलर गुड्स में जो डिफेक्ट है उसको जानबूझ करके छुपाता है, वो कंसील करता है, एक्टिव कंसीलमेंट करता है, तो वहां पर बायर को कैसे पता चलेगा? वहां पर कैवेट एम्प्टर कैसे अप्लाई होगी? जैसे सपोज करिए कि मुझे एक टेबल खरीदनी है, ठीक है? मैं मिस्टर ए के पास में गया टेबल खरीदने के लिए। टेबल में क्रैक है। अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने, उस क्रैक के ऊपर खूब सारी पॉलिश लगा दी। अब पॉलिश से सारे के सारे क्रैक तो छिप गए। तो अब मैं जब टेबल को इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस टेबल में क्रैक है? उसको तो छुपाया गया है। तो यहां पर आंसर होना चाहिए बी। आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए कि भाई कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगी अगर सेलर डिफेक्ट को कंसील करता है, डिफेक्ट को छुपाता है, तो वहां पर कैवेट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे देखते हैं। एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर अप्लाइज व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो बेटा यहां पर कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर अप्लाइज व्हेन गुड्स आर सोल्ड। कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन थे ना कि कहां कहां पर कैवेट एम्प्टर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि कहां कहां पर बायर की गलती नहीं मानी जाएगी, सेलर को लायबल माना जाएगा। यही तो बताते हैं। पर देख लेते, एज इज वेयर इज के अंडर पेटेंट डिफेक्ट, ओके, बाय डिस्क्रिप्शन और एट ऑक्शन। तो बेटा यहां पर अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है, अगर गुड्स को, ये तो इंप्लाइड कंडीशन थी ना
है ना। जो कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस हैं वो इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी तो है ना के बहुत सारे पॉइंट उसमें कवर है। तो अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है, अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो वहां पर फिर कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस एप्लीकेबल। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो प्रॉपर्टी कब पास होगी देखते हैं। डिलीवरी के टाइम पर, ऑन पेमेंट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ऑन एक्सेप्टेंस। तो आंसर विल बी क्या होना चाहिए, आंसर फटाफट से बताओ एक बार। स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का ओनरशिप, ओनरशिप कब पास मानी जाएगी, तो बेटा ओनरशिप पास मानी जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेट में भी तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैसे ही ओनरशिप हो जाएगी। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी अनलेस, तो बेटा रिस्क प्रॉपर्टी के साथ में पास होगा अनलेस पार्टीज अग्री अदरवाइज, डिलीवरी इज डिले, गुड्स आर स्पेसिफिक, प्राइस इज अनपेड। तो बेटा यहां पर ऑप्शन होना चाहिए पार्टीज अग्री अदरवाइज। तो रिस्क हमेशा ओनरशिप के साथ में ट्रांसफर होगा, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन हाँ, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो उसको अलग अलग कर सकती हैं, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो उसको अलग अलग कर सकती हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि अगर पार्टीज चाह रही हैं कि हम रिस्क और ओनरशिप को अलग अलग लेकर के चलेंगे तो फिर वहां पर रिस्क और ओनरशिप अलग अलग होगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉपर्टी के साथ में ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखते हैं। सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट पासेस गुड टाइटल व्हेन, तो बेटा यहां पर अगर मर्केंटाइल एजेंट गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है तो गुड टाइटल कब पास होगा, यानी कि ओनरशिप विदाउट एनी डिफेक्ट कैसे ट्रांसफर होगी, अगर एजेंट ने फ्रॉडलेंटली काम किया है, ओनर कंसेंट्स टू पोजीशन, बायर नोस डिफेक्ट, गुड्स आर स्टोलन। तो बेटा अगर मर्केंटाइल एजेंट ओनर की कंसेंट लेकर के अपने पास में पोजीशन गुड्स को रखता है और तब गुड्स को ट्रांसफर करता है तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो ऑप्शन विल बी ओनर कंसेंट्स टू पोजीशन। आगे देखते हैं। सेल बाय स्टॉपेल अप्लाइज व्हेन, सेल बाय स्टॉपेल कब अप्लाई होती है देखते हैं। ओनर डिनाइज ओनरशिप, ओनर बाय कंडक्ट इंड्यूसेस बिलीफ, सेलर इज इंसॉल्वेंट एंड गुड्स आर प्लेश। तो जहां पर बेटा ओनर ऐसा कंडक्ट कर रहा है, यहां पर ओनर ऐसा कंडक्ट कर रहा है कि हम किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहे हैं कि गुड्स को बेचने का राइट किसी और के पास, कल को अगर वो गुड्स बेच देता है तो फिर वहां पर उसको बोला जाएगा सेल बाय स्टॉपेल। तो वहां पर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप अपने कंडक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन विल बी बी, ओनर बाय कंडक्ट इंड्यूसेस बिलीफ। सेलर मस्ट डिलीवर गुड्स, ठीक है, तो सेलर को गुड्स कब डिलीवर करने चाहिए, इमीडिएटली, जरूरी तो नहीं है, विद इन रीजनेबल टाइम, ओनली ऑन पेमेंट, ओनली एट सेलर्स प्लेस। तो बेटा यहां पर सेलर हमेशा गुड्स को डिलीवर करेगा, गुड्स की डिलीवरी करेगा विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर गुड्स को डिलीवर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स गिव्स बायर राइट टू, तो अगर गुड्स की डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी में हो रही है, यानी जितना ऑर्डर दिया था उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मिक्स्ड आ रहा है, ठीक, तो रॉन्ग क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट होल, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट द होल, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेक्ट क्वांटिटी एंड रिजेक्ट रेस्ट, यानी जितना जरूरी है उतना रख लिया बाकी वापस कर दिया, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई आंसर क्या होना चाहिए, सारे ही ऑप्शन सही है, तो आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ द। वो पूरा का पूरा भी एक्सेप्ट कर सकता है, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, जितनी जरूरत है उतना एक्सेप्ट कर लिया, बाकी रिजेक्ट कर लिया, या ऑल ऑफ द अबव। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन इसी से ही छोटा सा बनता है, बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बहुत छोटा सा। अगर यहाँ पर बायर पूरी की पूरी क्वांटिटी रख लेता है तो उसको पेमेंट पूरी की पूरी क्वांटिटी का देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देना। मार्केट प्राइस एग्जाम, मार्केट प्राइस, रीजनेबल प्राइस, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना होगा। आगे देखते हैं। बायर लूजेस राइट टू रिजेक्ट गुड्स, ओके, तो कहां पर बायर इस राइट को लूज कर देता है,
right to reject goods when he intimates rejection, okay, accept goods, examine goods, delays payment. तो बेटा जहां पर वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो आसान सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जहां पर वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा वहां पर रिजेक्ट करने का राइट उसके पास से चला जाए। आगे देख, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स डज नॉट अकर व्हेन बायर, acceptance of goods does not occur when buyer uses goods, retain goods without objection, reject goods within reasonable time, fails to the goods। तो बेटा acceptance of goods कब अकर नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब बायर गुड्स को यूज करता है, गुड्स को रिटेन करता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, गुड्स को रिजेक्ट करता है। अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट गुड्स, तो अनपेड सेलर के पास में दो तरह के राइट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट अगेंस्ट द गुड्स और एक राइट अगेंस्ट द बायर। तो यहां पर पूछ रहा है अगेंस्ट द गुड्स, तो किसको इंक्लूड किया गया है, राइट ऑफ लीन होता है, राइट ऑफ स्टॉप ट्रांजिट होता है, राइट ऑफ होता है, विल बी ऑल ऑफ द अबव। बेटा मोस्टली क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर रहता तो है, लेकिन ब्लाइंड फेथ करके ऑल ऑफ द अबव में टिक नहीं करना है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ऑल ऑफ द अबव देखा तो उन्होंने उठा करके कर दिया, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको सारे ऑप्शंस पे फोकस करना है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि झूठ को ही पता है कि बच्चा ऑल ऑफ द अबव देख रहा है तो उसी पे उठा करके टिक कर देना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको सारे ऑप्शंस फिर आपको ऑल ऑफ द अबव पे आना। बात समझ में आ रही ना, तो देखो मैंने सारे ऑप्शंस देखे हैं उसके बाद ऑल ऑफ द अबव पे टिक किया है, तो ऐसे ही आपको भी करना है। राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट व्हेन द सेलर, तो बेटा जो राइट टू रिटेन द गुड्स होता है वो कब चला जाता है, व्हेन सेलर रिटेन्स पोजीशन, नहीं अपोजिट बात बोल रहा है, डिलीवर्स गुड्स टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग राइट, हाँ ठीक है ये ऑप्शन ठीक है। प्राइस इज अनपेड, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, नहीं इससे भी कोई मतलब, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बेटा बी। आप गुड्स का पोजीशन तभी तो रिटेन करोगे ना जब आपके पास में पोजीशन होगा, तो अगर आपके पास से पोजीशन गया, अगर आपके पास से पोजीशन गया तो राइट टू रिटेन भी गया, तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अवेलेबल, तो बेटा स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये भी राइट अगेंस्ट द गुड्स में आए, तो ये अवेलेबल होता है व्हेन बायर रिफ्यूजेस डिलीवरी, बिकम्स इंसॉल्वेंट, डिलेज पेमेंट गुड्स, तो बेटा जब बायर इंसॉल्वेंट होता है तभी इस राइट को एक्सरसाइज, गुड्स रास्ते में होने चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट। इन एन ऑक्शन सेल ईच लॉट इज, तो ऑक्शन सेल में बेटा हर एक लॉट की एक अलग सेल होती है, हर एक, अगर गुड्स को लॉट में बेचा जा रहा है तो हर एक लॉट की एक अलग सेल होगी, हर एक लॉट का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो देखो इन एन ऑक्शन सेल ईच लॉट इज वन सेल, वन एक्सेप्टेंस, वन ऑफर, वॉइड सेल। आगे देखते हैं, सेलर कैन रिजर्व राइट टू बिड, ठीक है सेलर राइट टू बिड को रिजर्व कर सकता है, पहले तो यही देखते हैं, बिल्कुल रिजर्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से इन्फॉर्म करना जरूरी है। सेलर पहले ही इस बात को एक्सप्रेसली नोटिफाइड करेगा, बताएगा कि भाई हम अपने पास में भी राइट को रिजर्व कर रहे हैं, राइट टू बिड को हम रिजर्व करके चल रहे हैं। ऑप्शन ओनली व्हेन ऑक्शन इज नोटिफाइड, राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड, प्राइस इज फिक्स्ड, गुड्स आर स्पेसिफिक, तो जैसा कि मैंने बताया अगर एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है भाई बता करके, इसमें कुछ इंप्लाइड नहीं है, इसमें कुछ बाय कंडक्ट नहीं है, इसमें आपको बताना पड़ेगा, बता करके ही आप इस राइट को रिजर्व कर सकते। ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, सेल बाय ऑक्शन विदाउट रिजर्व मींस, तो सेल बाय ऑक्शन विदाउट रिजर्व इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सेलर ने अपने पास में राइट को रिजर्व करके नहीं रखा हुआ है। तो देखते हैं, सेलर में विड्रू गुड्स, गुड्स मस्ट बी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, ऑक्शनर में कैंसिल सेल, बायर में विड्रॉ बिड। तो बेटा यहां पर अगर सेलर ने इस राइट को रिजर्व करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसी की ही बिड मानी जाएगी। तो यहां पर गुड्स मस्ट बी सोल्ड टू द हाईएस्ट। इन एफओबी कॉन्ट्रैक्ट रिस्क पासेस व्हेन गुड्स,
तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क पास कब होगा बेटा? रीच डेस्टिनेशन, आर डिलीवर टू बायर, क्रॉस शिप्स रेल, आर इंश्योर। तो बेटा जैसे ही शिप्स रेल क्रॉस होगी वैसे ही मान लिया जाएगा कि रिस्क पास हो गया। आगे देखते हैं। इन सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर्स ड्यूटी इंक्लूड्स डिलीवरी एट बायर्स प्लेस, जब बायर के प्लेस पर डिलीवरी की बात होती है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ कस्टम, एक्सेप्टेंस बाय बायर। यहाँ पर सेलर्स की ड्यूटी होती है, सेलर की ड्यूटी होती है कि वो इंश्योरेंस गुड्स का वही करवाए, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, specific goods perishing without seller's knowledge before contract makes sorry contract एक सेकेंड, specific goods perishing without seller की knowledge के बिना अगर specific goods perish हो before makes contract, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर स्पेसिफिक गुड्स है वो सेलर की नॉलेज के बिना अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पेरिश हो रहे हैं, बेटा वहां पर क्या होगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया है लेकिन अभी तक रिस्क पास नहीं, रिस्क पास नहीं, और उसके पहले अगर गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो रिस्क तो बेटा अभी भी सेलर का ही है, लेकिन वहां पर एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट अभी केवल एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हुआ नहीं, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन है कल भी हम लोगों ने किया था, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है ना। हाँ सेक्शन 73 सॉरी क्वेश्चन 73 देखते हैं, बार बार सेक्शन का नाम लो ना, लॉ में यही प्रॉब्लम होती है, बार बार मुंह में सेक्शन ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 73, डिले इन डिलीवरी ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर मेक्स रिस्क फॉल, ठीक है। अगर भाई डिलीवरी में डिले कर रहा है, तो गलती किस? सेलर की गलती है, तो रिस्क किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली ये तो एक जजमेंट का पार्ट है, एक जजमेंट का पार्ट है कि अगर सेलर की गलती की वजह से गुड्स की डिलीवरी डिले हो रही है और वहां पर गुड्स को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो फिर वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रिस्क पास हुआ है कि नहीं हुआ देखा जाएगा, सेलर की मानी जाएगी। और ठीक वैसे ही है बायर का भी, अगर गुड्स की डिलीवरी को लेने में बायर डिले कर रहा है और वहां पर गुड्स अगर गुड्स को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो फिर वहां पर गलती बायर की मानी जाएगी। तो यहाँ पर आंसर विल भी आगे देखने की जरूरत, आगे देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, okay, reservation of right of disposal prevents passing property until goods are delivered, price is paid for condition fulfilled, buyer inspect goods destination। नहीं बेटा, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रखा हुआ है तो ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब प्राइस पे हो जाएगा, क्योंकि मेन है पेमेंट को सिक्योर करने के लिए राइट को रिजर्व करके रखा जाता है। तो जब प्राइस पेड हो जाएगा या कंडीशन, अगर कोई कंडीशन लगी हुई है तो वो फुलफिल हो गई, तो फिर वहां पर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो इसी चीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो आंसर विल बी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बायर्स राइट टू एग्जामिन गुड्स, ठीक है भाई, बायर का तो राइट होता ही है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, लेकिन कब एग्जामिन? और कॉन्ट्रैक्ट, ऑन डिलीवरी, आफ्टर पेमेंट, आफ्टर एक्सेप्ट, ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के समय में ही तो गुड्स को चेक करेंगे, है ना, डिलीवरी के समय में ही तो गुड्स को हम चेक करेंगे, जब गुड्स मेरे पास में डिलीवरी हो रही होगी तभी हम उसको वेरीफाई करेंगे, तभी एग्जामिन करेंगे, तभी तो पता चल पाएगा कि हमारे पास गुड्स जो आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। 76 देखते हैं, बायर में स्यू फॉर नॉन डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पर बायर सूट फाइल कर रहा है, जो वो अनपेड सेलर वाले पोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था सेलर के पास में क्या क्या राइट होते हैं, तो अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर, और बायर के पास में भी राइट होते हैं। अगर सेलर डिलीवरी देने से मना करता है या सेलर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो बायर के पास में भी रेमेडीज होती है। तो यहाँ पर बायर नॉन डिलीवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है व्हेन सेलर रिफ्यूजेस टू डिलेज डिलीवर रॉन्ग गुड्स। तो बेटा यहाँ पर भी ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जितने भी केसेस हैं, अगर गुड्स को रिफ्यूज करता है डिलीवर करने में, डिलीवरी को डिले करता है या गलत गुड्स को डिलीवर करता है ना, गलत गुड्स को डिलीवर करता है, तो वहां पर भी बायर सूट फाइल कर सकता है नॉन डिलीवरी के लिए।
आगे देखते हैं। अनपेड सेलर्स रेमेडी अगेंस्ट बायर पर्सनली, तो यहाँ पर बेटा जो अनपेड सेलर की ही रेमेडी की बात हो रही है, लेकिन अगेंस्ट द बायर है ना। देखते हैं, सूट फॉर प्राइस, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल। तो बेटा ये जो तीन रेमेडी हैं ये तो अगेंस्ट द गुड्स हैं, ये अगेंस्ट द गुड्स हैं, और ये वाली जो है ये अगेंस्ट द बायर। ऑप्शन बी ए, क्यों? क्योंकि पूछ क्या रहा है, अगेंस्ट। आगे देख, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस, तो अब सेलर सूट फाइल कर रहा है कॉम्पनसेशन के लिए। जब बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो भाई, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट गुड्स, एक्सेप्ट गुड्स, रिटर्न गुड, तो आंसर सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब गुड्स को एक्सेप्ट करने से, आगे देख, द अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स इन ओनली वेयर द बायर। तो बेटा ये जो अनपेड सेलर है ना, ये राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकता है वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, प्राइस एक्ट फ्रॉडलेंटली, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा यहाँ ऑप्शन यहाँ पर होगा बिकम। देखो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ऐसा कभी नहीं करना कि ऑल ऑफ दीज देख करके आपने लगा दिया है ना। आगे देख, 80, एन अनपेड सेलर इज हैविंग राइट्स अगेंस्ट, तो अनपेड सेलर के पास में गुड्स ओनली, बायर ओनली, बोथ गुड्स द बायर। तो अभी अभी मैंने बताया बायर के अगेंस्ट में भी होते हैं और गुड्स के अगेंस्ट में भी होते हैं, तो ऑप्शन under which of the circumstances unpaid seller loses his right of lien। तो right of lien कब लूज कर देता है अनपेड सेलर, देखते हैं, बाय स्टॉपेज, वेयर सेलर वेव द राइट ऑफ लीन, लग रहे हैं, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स गुड्स। ठीक है, जब पोजीशन चला गया, भले ही वो बायर और उसके एजेंट को गया, लेकिन पोजीशन अगर चला गया तो भी राइट ऑफ लीन चला जाता है, तो आंसर होगा बेटा एनी ऑफ द। When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier and the buyer has become insolvent, तो अगर गुड्स कैरियर में है, रास्ते में, और बायर इंसॉल्वेंट हो, बेटा यहाँ पर तो भी मैंने आपको बताया राइट ऑफ स्टॉपेज इन। 83 देखते हैं, द एसेंस ऑफ अ राइट ऑफ लीन इज टू, तो राइट ऑफ लीन में एसेंशियल क्या है भाई? एसेंशियल तो यही है कि गुड्स पे कंट्रोल, गुड्स का पोजीशन क्या है वो सेलर के पास में होना चाहिए, लेकिन क्या सारी चीजें, डिलीवर द गुड्स, रिटेन द पोजीशन, रिगेन द पोजीशन, नन ऑफ द अबव, तो रिटेन पोजीशन। रीगेन नहीं होगा, रिटेन होगा, रीगेन नहीं। रीगेन का मतलब तो दोबारा लेना है, तो एक बार अगर पोजीशन चला गया तो राइट ऑफ रिटेन खत्म हो जाता है ना, तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, which of the following right can be exercised by an against the buyer who is not insolvent, तो इंसॉल्वेंट नहीं है। हाँ अच्छा, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बेटा राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन में अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तब भी कर सकते हैं। राइट इंसॉल्वेंट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट में इंसॉल्वेंट होना मैंडेटरी है। जब इंसॉल्वेंट होगा तभी इस राइट पर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन लीन के केस में बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं। ऑप्शन आगे देखते हैं, which of the following is a buyer's right against the, यहाँ पर बेटा बायर के राइट्स के बारे में पूछ, against the seller of breach of contract, सूट फॉर नॉन डिलीवरी कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जा सकता है, ऑफ वारंटी जा सकता है, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द। आगे देख, 86, एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन द, ये तो आपको पता है ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, जैसे ही फॉल ऑफ हैमर गिरेगा, जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होगा वैसे ही
मान लिया जाएगा कि सेल कंप्लीट हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। 7 सेलर हैज राइट ऑफ रीसेल वेयर, तो बेटा सेलर के पास में एक ये भी राइट होता है अनपेड सेलर के पास में, राइट ऑफ रीसेल का, वेयर गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, हाँ ठीक। सेलर हैज रिजर्व्ड सच राइट, हाँ। सेलर गिव्स नोटिस, ये भी ठीक है, तो आंसर भी तीनों ही कंडीशन में कर सकता है। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो नोटिस देना जरूरी नहीं, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो फिर नोटिस देना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर इस राइट को सेलर ने पहले ही रिजर्व करके रखा हुआ है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उसी समय अगर सेलर ने बायर को पहले से ही बता दिया था कि भाई देख अगर पैसा नहीं देगा तो मैं गुड्स को बेच करके अपना पैसा खाली करूंगा, तो अब जब पहले से ही बता दिया तो दोबारा बताने का मतलब नहीं, तो यहां पर भी नोटिस देने की जरूरत नहीं। लेकिन इन दो कंडीशंस के अलावा अगर अनपेड सेलर गुड्स को बेच रहा है तो फिर बायर को नोटिस देना जरूरी है और उसके लिए भी फायदेमंद है। कोई कल को पैसे कम मिले तो बाकी पैसों की डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से सेलर के भी कुछ बेनिफिट होते हैं नोटिस देने में, ठीक है, तो यहां पर नोटिस देना जरूरी हो जाता है। तो सेलर यहां पर ऑल ऑफ दीज होगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। Under which circumstances the right of stoppage can be exercised by an unpaid seller? Under which circumstances the right of stoppage can be exercised? Okay. The buyer has become insolvent. The goods are in transit. ठीक है. Seller must pay. ठीक है. All of the above. बिल्कुल. आंसर सारी चीजें सही हैं. Buyer insolvent हो गया हो, goods रास्ते में हो और seller unpaid हो, तीनों ही चीजें सही हैं, तो आंसर will be D. All of the above. Under which circumstances the unpaid seller can exercise right of resale? When the goods are of perishable nature, okay? When he gives notice to the buyer, ठीक है. When he gives notice to the buyer of his intention to, buyer does not within time pay the price. हाँ देखो देखो तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी ठीक लग रहा है, ये तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा बेटर ये क्योंकि इसमें कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, नोटिस के बारे में भी, तो यहाँ पर तो ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो ही रहा है और साथ में और भी लिखा हुआ है डिटेल में, एंड द बायर डज नॉट पे विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड सी, ए भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड सी। आगे देखो, वेयर द सेलर wrongfully neglects to deliver the goods, ठीक है, to the buyer, then the buyer cannot sue the seller for damage, may sue the seller for damages, तो बिल्कुल, अगर सेलर गलत तरीके से गुड्स को डिलीवर करने से मना करता है, निग्लेक्ट करता है गुड्स को डिलीवर करने से, तो वहां पर बेटा बायर अगर चाहे तो सेलर के अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन जा सकता है फॉर नॉन डिलीवरी। आंसर विल बी, आगे देखते हैं, where the buyer is deprived to goods by their true owner, ठीक है, then the buyer may recover the price for breach of condition as title, cannot recover the price either A or B, none, तो बेटा बिल्कुल यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल हो रही है पहली कंडीशन, तो यहाँ पर हमेशा ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि ओनरशिप में डिफेक्ट नहीं होना, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बायर ओनरशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करा करके अपने रिकवर कर सकता है, तो आंसर विल बी, आगे देखते हैं, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept pay for the goods, पढ़ लेते हैं, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept, ठीक है, तो यहाँ पर बायर जो है वो मना कर रहा है पेमेंट के लिए भी और गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो सेलर में स्यू बायर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्ट, ठीक है, द सेलर कैन नॉट सू, नहीं, द सेलर कैन सू बायर्स बैंकर, नहीं, तो आंसर विल बी, सेलर बिल्कुल सूट फाइल कर सकता है बायर के ऊपर कॉम्पनसेशन के लिए फॉर नॉन, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा था, बायर वाले का जो भी हम लोग ने किया था ना, ठीक उसी का अपोजिट। इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड
द हाईएस्ट बिडर, ऑब्वियसली हाईएस्ट बिडर, सीधा सीधा है। In an auction sale, if the seller makes use of pretended bidding, seller makes use of pretended bidding to raise the price, then the sale is valid होगी, void होगी, voidable होगी। प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर सेलर क्या कर रहा है, सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग को अगर यूज और उससे प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर बायर के पास में पूरा ऑप्शन होगा कि अगर बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। तो आंसर विल बी, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन, डिलीवरी ऑफ गुड्स बायर, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैरियर, टेंडर ऑफ प्राइस बाय बायर, ऑल ऑफ दीज। का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों ही सिचुएशन में अगर गुड्स की डिलीवरी बायर को चली गई, कैरियर को चली गई, और बायर अगर पैसे देने की कर रहा है, आप पैसा नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको अनपेड माना जाएगा, है ना, क्योंकि अनपेड सेलर की मीनिंग में ही ये बात लिखी हुई है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं, द बिडर एट एन ऑक्शन सेल कैन विड्रॉ हिज बिड। तो बिडर है वो अपनी बिड को विड्रॉ कर सकता है एनी बिफोर फॉल ऑफ हैमर, बिफोर पेमेंट ऑफ दिस। तो बेटा ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले कभी भी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा, आगे देखते हैं, वेयर इन एन ऑक्शन सेल नोटिफाइड विद रिजर्व प्राइस द ऑक्शनर मिस्टेकनली नॉक्स डाउन द गुड्स फॉर लेस देन द रिजर्व प्राइस, द ऑक्शनर बाउंड बाय ऑक्शन, नॉट बाउंड बाय ऑक्शन, liable for damage, where in an auction sale notified with reserve price the auctioneer secondly less than the auctioneer। बेटा रिजर्व प्राइस का मतलब मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है, रिजर्व प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस। अगर मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया है, अगर मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया है, तो मिनिमम प्राइस के नीचे भले ही आपने नॉक डाउन कर दिया हो, लेकिन उससे तो भी कोई भी मतलब नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन होना चाहिए बाउंड बाय ऑक्शन, नॉट बाउंड बाय ऑक्शन, लायबल फॉर डैमेजेस, बोथ ए, नहीं, ऑप्शन होगा बेटा बी, बिल्कुल बाउंड नहीं हो, बिल्कुल भी बाउंड नहीं हो, जो ऑप्शनर है बिल्कुल भी बाउंड नहीं, रिजर्व प्राइस से नीचे नहीं बिकेगा। Where in an auction sale the seller appoints more than one bidder, the sale is void, illegal, conditional, voidable। तो यहाँ पर बेटा एक से ज्यादा बिडर अगर सेलर ने अपॉइंट किए हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सेल वॉइडेबल, वहां पर क्या होगा, वहां पर सेल वॉइडेबल होगी। अगर सेलर खुद ही बिडर को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, अगर सेलर खुद ही बिडर को अपॉइंट कर रहा है, तो वहां पर जो बिडर है, जिसने भी बिड लगाई होगी, उसके पास में बिल्कुल पूरा ऑप्शन है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है ना। आगे देखते हैं, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी हु हैज द, बेटा जिसका रिस्क होगा की ओनरशिप भी होगी, ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सी। तो इफ द सेलर डिलीवर्स द बायर a quantity less than he contracted to sell, buyer may reject the goods, accept the goods, either A और B, either A, दोनों ही कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है या चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो आंसर विल बी आइदर ए और बी, दोनों में से जो मन में आए वो कर सकते, जाने आगे देख। तो चलो फाइनली अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होगा के, तो कल हम लोगों ने 50 किए, आज 50 किए, ये 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे भी गए हैं, मतलब सालों में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना, वीडियो के बाद में भी, वीडियो तो रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा, तो अगर आपको बीच में भी प्रैक्टिस करनी, कोशिश करो कॉपी और पेन लेकर के बैठो। मेरे बोलने से पहले मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, तो उतने में वीडियो को स्टॉप करके आप अपने खुद से मैच कर सकते हैं ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका आपका
एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड